तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो जो कि आपके कमेंट्स के कारण मुझे बनानी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे बहुत कमेंट किया, बहुत बच्चों ने, कि इन सभी टॉपिक के ऊपर एक बार चीजें बता दी जाएं, क्योंकि आपके टीचर्स इन चीजों को पूछ रहे हैं। तो आपको डर है कहीं ये आपको पेपर में पूछा जाए तो क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है वहां पे। ठीक है ना, तो दिक्कतें खड़ी ना हो तो इसलिए इस टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं। वैसे तो जहां तक मुझे ध्यान है मैंने बैंक दर, रेपो दर, आई थिंक विपरीत रेपो दर, और मुझे जहां तक लग रहा है ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। शायद ये छठा पॉइंट छोड़ करके ये वाला पॉइंट नहीं बताया और ये 3 पॉइंट नहीं बताए हुए मुझे जहां तक याद है। ठीक है ना, बट चलो अब ये वीडियो स्टार्ट हो ही रही है तो एक काम करेंगे, पूरे डिटेल में ही पढ़ लेंगे, इनको प्रॉपर देखेंगे कि अगर मनी फ्लो अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, यानी मुद्रा का प्रवाह अगर ज्यादा है तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे, और मुद्रा का प्रवाह कम है तो उस टाइम पे क्या, कौन सी हमें नीति को अपनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। यानी मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है तो क्या नीति अपनाएं, मुद्रा का प्रवाह कम है इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, तो हमें क्या नीति अपनानी चाहिए। अब हम पूरा प्रॉपर तरीके से करने वाले इस वीडियो को, तो देखो इसी वीडियो में ना आराम से समझ में आ जाएगा ये सारे टॉपिक, क्योंकि देखो हमारे पास 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 9 टॉपिक हमें पढ़ने और हमारी वीडियो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाली जो वीडियो हमारे पास है। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको धन्यवाद भी बोलूंगा जिन्होंने कमेंट्स किया और उसमें लिखा कि आपको कोई दिक्कत है इसके ऊपर वीडियो बनाए जाए, उन सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद बोलता हूं दिल से। ठीक है, चलो ये जो चैप्टर है बैंकिंग के पार्ट का है, जो कि मैंने कहा था कि ये कटा हुआ पोर्शन है जहां तक मुझे लग रहा है, बट अगर आपके टीचर्स कराते हैं तो मैं इस पोर्शन को करवाऊंगा। क्लियर है, देखो बैंकिंग में आपका जो बैंक का एक काम था ना, एक वो क्या था, साख को कंट्रोल करना, यानी साख का नियंत्रण। ठीक है, साख का नियंत्रण क्या है, बैंक का एक कार्य था उसमें। ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता देता हूं उसका क्या नाम है एग्जैक्टली। साख का नियंत्रण जो है इसका 7वां कार्य है। कौन सा, 7th जो फंक्शन था वो साख का नियंत्रण होगा। साख का जो भी नियंत्रण था वो था मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, जो भी आप बोलो। तो उसके अंदर ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा पूर्ति, मुद्रा पूर्ति बोलो ये साख की पूर्ति बोलो, देखो वर्ड क्या यूज हो रखे यहाँ पे, मुद्रा की पूर्ति बोलो या साख पूर्ति बोलो, तो ये वर्ड क्या यूज हो रखे, या तो ये बोलेगा या ये बोलेगा, का नियंत्रण। तो नियंत्रण किस तरह से किया जाता है, क्लियर है, तो पेपर में पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप का है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, ये साख पूर्ति का नियंत्रण कैसे किया जाता है, डन। तो उसमें 2 तरह के उपकरण आपके सामने आते हैं, पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक की बात करें तो वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ने हैं। एक तो है सीमांत आवश्यकता, जिसको मैं सीमांत कटौती भी बोलता हूं मैं। ठीक है, तो सीमांत आवश्यकता या सीमांत कटौती, एक तो आपको ये पढ़ना, बहुत आसान सा टॉपिक है। साख की राशनिंग नंबर 2 और नंबर 3 नैतिक प्रभाव। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें पढ़ने गुणात्मक के अंदर, जबकि जो हमें मात्रात्मक पढ़ने वो हमें 6 टॉपिक पढ़ने, जिसमें से पहला है बैंक दर, दूसरा है रेपो दर, तीसरा है विपरीत रेपो दर, ठीक है, और चौथा है नकद आरक्षित अनुपात, जिसको नकद संरक्षित अनुपात भी बोलते हैं, पांचवा आपका है वैधानिक तरलता अनुपात, और छठा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो इन 9 के 9 पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं एक एक करके और समझते हैं और उनको फिर फटाफट से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हो, तो आगे देखिए सबसे पहले पॉइंट को कवर करते हैं। बैंक दर क्या होता है, मैंने कहा बैंक दर यानी बैंक रेट। ठीक है ना, तो बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है, ठीक है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को यानी कॉमर्शियल बैंकों को क्या देता है, ऋण यानी उधार देता है। क्या उधार दे रहा है, मुद्रा जो है ऋण के रूप में उधार दे रहा है। तुमने बोला बैंक दर वो दर है जिस दर पर, बेटा देखो बच्चे का लिख कर आते हैं कि बैंक दर वो दर है जब आरबीआई जो है ना वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा कि बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है, बैंक दर वह दर है जिस दर पर, ये भी लिखना पड़ेगा, दर यानी रेट, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ऋण दे रहा है, उसको हम कहते हैं बैंक दर कहते हैं। क्लियर हो गया, इसको देखो अर्थार्थ है, वैसे तो इतना सफिशिएंट है, आप इतना ही याद रख लीजिए काफी है
कि बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। मगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप ये भी लिख सकते हो, अर्थात बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों पर छूट देकर, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज जो गिरवी रखवाए जाते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो सिक्योरिटीज पर छूट दे करके वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो सेम वही लाइनें लिखी हुई है, क्या कौन दे रहा है? केंद्रीय बैंक दे रहा है, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। क्लियर हो गया? आगे लिखा हुआ है, इसको बट्टा दर भी कहते हैं। बट्टा दर यानी डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट यानी बट्टा दर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब समझते हैं, मान के चलो, देखो यहाँ पे मैंने आरबीआई लिख दिया, अब हिंदी में केंद्रीय बैंक लिख सकते हो, और मैंने वाणिज्य बैंक लिख दिया। हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, सपोज ये हमारा अर्थव्यवस्था के, देखो आपके आसपास कौन सा बैंक मिलेगा? यही मिलेगा ना, वाणिज्य बैंक। तो हम इसकी बात करते हैं। अब मान के चलो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मुद्रा का प्रवाह है, और मुद्रा का प्रवाह है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मुद्रा स्फीति चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? जब भी ज्यादा मुद्रा होती है ना, तो वो अच्छा नहीं माना जाता बेटा। उससे ना गुड्स एंड सर्विस की कीमत यानी वस्तु सेवाओं की कीमतें हाई हो जाती, बहुत महंगी महंगी बिकती है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो अब आरबीआई ना कैसे करके इसको कंट्रोल करेगी, वही हम पढ़ने वाले। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी, बोल देखो कौन दे रहा है? आरबीआई दे रही है। किसको दे रहा है पैसा? वाणिज्य बैंकों को। इसका मतलब आरबीआई पैसा दे रही है वाणिज्य बैंकों को। तो एरो इधर लगा देता हूं, ठीक है ना? तो आरबीआई जब इसको देगी ना, तो आरबीआई बोलेगा मैं बैंक दर क्या कर रहा हूं? बैंक दर को क्या कर देगा? ये हाई कर देगा। जैसे बैंक दर हाई हो जाएगा तो वाणिज्य बैंक पैसा लेगा ही नहीं, उनके मांग में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मांग में कमी आ जाएगी, क्योंकि देखो रेट हाई कर दिया। आरबीआई कह रहा है यार अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, जिससे कि इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी मुद्रास्फीति का काम चल रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक तरीका आ गया आरबीआई के बाद। आरबीआई ने क्या करा? बैंक दर हाई कर दिया, यानी ऊंचा इंटरेस्ट का रेट कर दिया। और जब ऊंचा रेट हो जाएगा ना, तो ये वाणिज्य बैंक बोलेगा भाई मुझे नीचे पैसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा। क्यों? ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो जब ये पैसा ही नहीं मांगेगा, मांग में कमी आ जाएगी, तो फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह क्या जाएगा? कम हो जाएगा, और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर हो गया? बात इस वाले की करते हैं। देखो आरबीआई देखो दे रहा पैसा, किसको दे रहा है? वाणिज्य बैंकों को। अब आरबीआई अर्थव्यवस्था में देखेगा यार मुद्रा का प्रवाह बहुत कम है, इसका मतलब पैसे बहुत ज्यादा कम है और पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई पैसा बढ़ाने के लिए क्या करेगा? जो बैंक दर है उसको कम कर देगा, यानी कम इंटरेस्ट रख देगा। और जब बैंक का दर ही हमारे डिस्काउंट रेट कम हो जाएगा, तो वाणिज्य बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लेंगे इससे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी वृद्धि हो जाएगी। मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और जैसे बैंक दर कम होगा तो मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रा का प्रवाह क्या है? जो कम था ये कहां पहुंच जाएगा? ज्यादा पहुंच जाएगा बेटा। बात समझ में आएगा? इस तरह से देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ऐसे ही तो कंट्रोल करते हैं। मैं दोबारा समझाता हूं एक बार मिटाने से पहले। बैंक दर वो दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, पहली बात। यानी क्या कर रहा है? ये वो दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों पर छूट देकर, यानी सिक्योरिटी पर छूट देकर के वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान कर रहा है। मैंने कहा इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अब आरबीआई देखता है अर्थव्यवस्था के अंदर कि पैसा ज्यादा है या कम है। अगर पैसा ज्यादा है तो आरबीआई पैसा नहीं देगा उसे, अगर वो देगा भी ना तो बैंक दर हाई कर देगा ताकि ये पैसा ले ही ना, ठीक है। और अगर अर्थव्यवस्था पैसा कम है तो आरबीआई देखेगा यार पैसा देना चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा ताकि कम इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उठा ले और पैसा यहाँ आ जाए अर्थव्यवस्था के पास। क्लियर हो गया? तो मुद्रा स्फीति भी कंट्रोल करना आरबीआई ने समझा दिया, और मुद्रा अवस्फीति सॉरी मतलब अवस्फीति का जो अंतराल है उसको कैसे कंट्रोल करना वो भी समझा दिया। स्फीति के अंतराल को कंट्रोल करना भी सिखा दिया, और अवस्फीति के अंतराल को भी कंट्रोल करना इसने सिखा दिया। क्लियर हो गया? यहाँ तक पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा? से फटाफट से लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं उस पॉइंट को। अब दूसरे पे आ जाते हैं। हमें टोटल 9 पढ़ने हैं, 9 में से हमने एक खत्म कर लिया है, दूसरा भी फटाफट खत्म हो जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं लगभग सारे। रेपो दर की अगर हम बात करें तो सेम वही, इसमें भी क्या होता है? केंद्रीय बैंक ही वाणिज्य बैंकों को ऋण दे रहा है। याद रखना, केंद्रीय बैंक ही वाणिज्य बैंकों को ऋण दे रहा है। पहले दो केसेस में बैंक दर और रेपो दर, दोनों में केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। मगर अगर मैं बताऊं आपको बैंक दर की, तो वहां पे 90 दिनों की बात होती है। कितना? 90 दिनों, अप टू 90 डेज की बात होती है। नहीं 90 डेज से अधिक की बात होती है, जहां तक मेरे नॉलेज में, बुक में नहीं लिखा हुआ है, जहां तक मैंने कहीं पढ़ा था
तो वहां लिखा था जो बैंक दर होता है वो 90 डेज से ज्यादा के लिए ही वहां पे बात होती है, जो लोन दिया जाता है ना वो 90 दिन से ज्यादा। पर रेपो रेट, जो रेपो दर होता है, रेपो रेट होता है, इसमें कम होता है, आई थिंक 14 डेज या 28 डेज के आसपास तक होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ ना, यहाँ पे अल्पकालीन वर्ड यूज हुआ है। क्या हुआ है? अल्पकालीन। देखो याद होगा, अल्पकालीन वर्ड यूज हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पढ़ा है, बट मेरे दिमाग में आ रहा है कि रेपो दर क्या है? रेपो दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। इसका मतलब बात तो वही होगी ना, दे कौन रहा है? वाणिज्य बैंक दे रहा ना। लाइन को ढंग से पढ़ो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेपो दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऐसा लिख लो, आपके लिए आसान हो गया ना। रेपो दर वो दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऐसे लिख लो, आपको आसानी हो गई। क्लियर है? उसके अलावा चाहे तो आप ये भी पढ़ सकते हो, अर्थात वह दर जिस दर पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में यानी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदकर वाणिज्य बैंकों को क्या दे रहा है? अल्पकालीन ऋण प्रदान कर रहा है। देखो, बैंक दर क्या था? बैंक दर वो दर था जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है 90 डेज से ज्यादा का देता है। क्लियर है? बट रेपो दर क्या है? इसमें भी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण दे रहा है। केंद्रीय बैंक ही वाणिज्य बैंकों को ऋण दे रहा है, बट कैसा दे रहा है? अल्पकालीन ऋण दे रहा है। तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड याद रखना, अल्पकालीन ऋण दे रहा है। ठीक है ना? तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो उसमें भी। डन। आगे सेम मैंने देखो आरबीआई बनाया और वाणिज्य बैंक बनाया है। ठीक है, पैसा कौन दे रहा है? दोनों केस में आरबीआई ही पैसा दे रहा है। तो आरबीआई दोबारा देखो एरो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी पैसा किसको मिल रहा है? वाणिज्य बैंकों को। देखो मैंने बना दिया इस तरह से। अब वही चीज है, कैसे वो स्फीतिक अंतराल और अस्फीतिक अंतराल को कंट्रोल करेगा। तो मान के चलो पहले स्फीतिक की बात करते हैं, नहीं मुद्रा का जो प्रवाह है अर्थव्यवस्था में, मान लो वो ज्यादा है, और दूसरा केस मुद्रा का प्रवाह मान के चलते हैं, प्रवाह जो है वो कम है। तो अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, इसका मतलब वस्तु सेवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा? इस पैसे को कम कैसे करेगा? आरबीआई क्या करेगा? जो रेपो रेट है यानी रेपो दर है उसे क्या कर देगा? बढ़ा देगा। रेपो दर जैसे बढ़ा देगा यानी जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ा देगा, तो दोबारा से क्या हो जाएगी? मांग में क्या आ जाएगी? दोबारा मांग में कमी आ जाएगी। बेटा क्या आ जाएगी? मांग में कमी, यानी ये पैसा मांगेंगे ही नहीं उससे, क्योंकि आरबीआई ने रेट हाई कर दिए, हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब ये पैसा लेगा तो ये हाई इंटरेस्ट देगा आरबीआई को, तो इससे अच्छा तो पैसा ले ही ना। तो मांग में कमी आ जाएगा, मांग में कमी आ जाएगी तो पैसा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है? चलो, बट अगर अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत कम है तो आरबीआई बोलेगा देखो पहले से पैसा कम है, एक काम करते हैं, रेपो का जो रेट है ना, रेपो का जो दर है ना, उसको भी कम कर देते हैं ताकि ये पैसा ले आरबीआई से, और मांग में क्या आ जाए? मांग में वृद्धि हो जाए। और जैसे मांग में वृद्धि हो जाएगी तो पैसा अर्थव्यवस्था में अपने आप आने लग जाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और ये सिचुएशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बेटा हमेशा बार बार तुम्हें याद दिलवा रहा हूं, मुद्रा का प्रवाह अगर ज्यादा होता है तो स्फीतिक अंतराल होता है, और यानी इन्फ्लेशन, और मुद्रा का प्रवाह कम है, इसका मतलब अस्फीतिक अंतराल की बात कर रहा है। क्लियर है? तो दोनों को कंट्रोल करने की बातें भी मैं आपको समझा रहा हूँ आज की इस क्लास में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले में रेपो दर को बढ़ाया मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सही करने के लिए, ताकि ये कम हो जाए, और इसमें रेपो दर कम कर दिया ताकि ये वाला जो है ये कम है, ये क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। क्लियर है? डन। उतार लीजिए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं, दो हमने कर लिए, तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, विपरीत रेपो दर। अब तक के दोनों पॉइंट्स में क्या हुआ था कि केंद्रीय बैंक ने वाणिज्य बैंकों को दिया था, पहले वाले में थोड़ा लंबे टाइम के लिए दिया था, दूसरे वाले में अल्पकाल के लिए दिया था। क्लियर है? अब इस वाले में क्या हो रहा है? वाणिज्य बैंक पैसा दे रहा है किसको? केंद्रीय बैंक को, यानी वाणिज्य बैंक पैसा दे रहा है केंद्रीय बैंक को। तो मुझे जो बेस्ट डेफिनेशन लगती है ना, मुझे तो ये वाली लगती है भाई, नीचे वाली। ठीक है ना? बट आप ऊपर वाली भी पढ़ सकते हो, दोनों ही करेक्ट डेफिनेशन है, दोनों ही बुक की डेफिनेशन है। क्लियर है ना? चलो तो पढ़ के देखते हैं। विपरीत रेपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक लिख सकते हो, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से
जमाए स्वीकार करता है। जो विपरीत रेपो दर वो दर होती है जिसमें आरबीआई ले रहा है वाणिज्यिक बैंकों से, नहीं आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा ले रहा है। तो पहले दो केसेस में क्या था, आरबीआई पैसा दे रहा था, इस वाले में आरबीआई पैसा ले रहा है। इसे विपरीत पुनः खरीद दर भी कहते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम, जैसे मैंने वहां पे बट्टा दर बताया था, यहाँ पे क्या है, विपरीत पुनः खरीद दर भी इसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अर्थात यह ब्याज की वह दर है, यह ब्याज की वह दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपने आधिक्य कोषों को, यानी जो सरप्लस फंड है, सरप्लस फंड, ठीक है, जो सरप्लस फंड है, जो आधिक्य कोष है ना, जो ज्यादा पैसा है ना इसके पास कुछ पड़ा हुआ, तो उसे वो अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक के पास छोड़ देते हैं। यानी क्या होता है, जो वाणिज्य बैंक है ना वो क्या करता है, उसके पास जब अगर एक्सेस पैसा होता है, क्या होता है, एक्सेस फंड होता है, तो वो किसके पास दे देता है, उसे केंद्रीय बैंक के पास दे देता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हमने पढ़ लिया, तो दोबारा बता देता हूं मैं। अर्थात वह ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है, वो अपने आधिक्य कोषों को, यानी जिसके पास सरप्लस फंड है, एक्सेस जो पैसा है, उसे अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक के पास रख देते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें भी मैंने आरबीआई बनाया, वाणिज्य बैंक बनाया, ठीक है ना। और इस बार पैसा कहां जा रहा है भाई, आरबीआई के पास जा रहा है। क्लियर है। अब वही दो केस, मान लो पहले केस में क्या है, मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, मुद्रा का प्रवाह मान लो ज्यादा है, और दूसरा केस वही मुद्रा का प्रवाह मान लो क्या है, जो है वो कम है, यानी मुद्रा की सप्लाई कम है, सप्लाई बोल दो, पूर्ति कह लो अपने, मुद्रा की पूर्ति इसमें कम है, इसमें मुद्रा की पूर्ति ज्यादा थी पहले। यानी अब अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा का प्रवाह यानी मौद्रिक प्रवाह ज्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा, तो आरबीआई बोलेगा भाई देख, सबसे पहले तो मैं जो विपरीत रेपो दर है, यानी विपरीत रेपो दर को हाई कर दूंगा भाई, ये विपरीत रेपो दर को बढ़ा देगा। अब देखो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना ना, इसको सही करनी है, तो इन दोनों सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए क्या करेगा, देखो पहले केस में क्या पैसा ज्यादा है तो कम करना है ना, कम कैसे करेगा, वो विपरीत रेपो दर बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि वाणिज्य बैंक लालची है, वाणिज्य बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास क्यों रख रहा है, वो इसलिए रख रहा है क्योंकि एक तो एक्सेस है, ज्यादा पैसा पड़ा है इसके पास, और वो सोच रहा है अगर मैं इसके पास रख लूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आरबीआई ने बोला बेटा रुक, ठीक है, तेरे पास ज्यादा पैसा ना, उसको खींचने का तरीका देख, तू चाहे इंटरेस्ट ले ले कोई बात नहीं, पैसा तो कम करो ना। आरबीआई का काम क्या है, पैसा कम करना, अगर पैसा ज्यादा है अर्थव्यवस्था में तो उसे कम करना, और कम है तो उसे बढ़ाना, ये आरबीआई का काम है। तो आरबीआई बोला बेटा देख कोई बात नहीं, तेरे लालच का फायदा उठाते हैं, वो रेट को बढ़ा देगा, रेट बढ़ने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां रख देगा, आरबीआई के पास रख देगा। जैसे आरबीआई के पास पैसा रख देगा तो मुद्रा जो स्फीति है, जो स्फीतिक अंतराल था, स्फीतिक यानी मुद्रा स्फीति लिख देता हूं, मुद्रा स्फीति है उस पर क्या आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, स्फीति पर क्या आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो जाएगी। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में ज्यादा था तो आरबीआई ने क्या करा, विपरीत रेपो दर बढ़ा देनी है। विपरीत रेपो दर जैसे आरबीआई बढ़ाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके पास रख देंगे, तो पैसा अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। बट वैसे अगर मान लो यहाँ पे पैसा कम है, अर्थव्यवस्था पैसा कम है, तो आरबीआई जो ना विपरीत रेपो दर है, विपरीत रेपो दर, इसका रेट भी क्या करेगा, कम कर देगा, कि ताकि ये बैंक लालच में ना आए और पैसा यहाँ ना रखे। एक तो ऑलरेडी कम है, और अगर रेट बढ़ा दूंगा तो ये पैसा वो भी यहीं रख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए वो रेपो दर क्या कम कर देता ताकि पैसा ना रखे इसके पास, अपने पास ही रखे। ठीक है, तो वहां पे रेपो दर कम कर देते हैं, जिससे अब स्फीति जो अंतराल है वो सही हो जाएगा बेटा। अब स्फीति अंतराल है या स्फीति की जो कंडीशन है ना वो सही हो जाएगी बेटा इससे। क्लियर हो गया, ठीक है, एक बार से नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने बता दिया विपरीत रेपो दर को कम कब करेगा, उस वाले केस में जब उसको अस्फीति को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए। ये करेक्ट का साइन बना रहा हूं मैं, नियंत्रित लिख सकता हूं, नियंत्रित कर दिया, नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, और ये कब नियंत्रित हो जाएगी, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा, विपरीत रेपो दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा बेटा। ठीक है ना,
तो उससे बढ़ा करके सॉल्व हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, नकद आरक्षित अनुपात, जिसको हम नकद संरक्षित अनुपात भी बोलते हैं। क्लियर है। पॉइंट नंबर हमारा चौथा है। तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो बोलो उसको इंग्लिश में, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। तो ये क्या होता है, तो नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्य बैंकों को, किसको, वाणिज्य बैंकों को कुल जमाओं के, वाणिज्य बैंकों के कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है। बात को समझो क्या लिखा हुआ है, नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्य बैंकों के कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है जो उसे RBI के पास रखना पड़ता है। इसका मतलब वाणिज्य बैंक के पास जो पर डे डिपॉजिट ने हर दिन की जो जमा होती है ना, उसे उसका कुछ परसेंट ना RBI को देना पड़ता है। ठीक है, ज्यादातर देखा गया ये शुक्रवार के दिन जमा करते हैं, यानी जैसे मान लो मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है ना। अब हुआ क्या, मंडे को जो भी टोटल जमा हुआ होगा उसका कुछ परसेंटेज कहाँ जाएगा, CRR में। ऐसे इसका भी CRR में, इसका भी CRR में, इसका भी CRR में, फिर एक ही दिन जाकर के जमा कर देंगे सारा एक ही बार में CRR में। कहाँ, फ्राइडे में। यानी कटेगा तो हर दिन CRR का पोर्शन हर दिन कटेगा, क्योंकि हर दिन की जमाओं का कुछ परसेंट RBI को देना होता है। बट रोज देने से क्या होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, इसलिए वो सारा पैसा काट के रखते हैं एक जगह पे, बाद में फ्राइडे को जाके जमा कर देते हैं। ठीक है ना। बट अब देखते हैं, ये आजकल करंट में रूल है नहीं, वो तो बात की बात है। हमें तो क्या समझना है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें वाणिज्य बैंकों को अपनी जो दैनिक जमाओं का, दैनिक यानी हर दिन की जमाओं का कुछ परसेंटेज किसको देना पड़ता है, RBI को देना पड़ता है। अब उसमें वही, अगर मान के चलो अर्थव्यवस्था में, दोबारा वही पोर्शन जो मैं समझा रहा हूं आपको बार बार, अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या आपका ज्यादा है या मौद्रिक प्रवाह ज्यादा है, एक ही बात है, बार बार वो लिखा जा रहा है, या फिर मुद्रा क्या है कम है। तो बात को समझो, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है तो RBI क्या करेगा, जो CRR का रेट है ना उसको भी बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास चला जाए, अर्थव्यवस्था से RBI के पास चला जाए, और ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाए, इसके पास पैसा क्या हो जाए, कम हो जाए, अर्थव्यवस्था के पास पैसा क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है। बट वहीं पे अगर मान लो अर्थव्यवस्था यानी इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, सॉरी पैसा बहुत कम है, तो ऑलरेडी पैसा कम है इसके पास, तो RBI क्या करेगा, CRR का रेट भी क्या कर देगा, कम कर देगा, बोलेगा छोड़ना मुझे नहीं चाहिए तेरे से ज्यादा पैसा, तेरे पास खुद ही पैसा नहीं है तो अपने पास पैसा रख। बात को समझो दोबारा से, अगर मान लो अर्थव्यवस्था के पास यानी वाणिज्य बैंकों के पास तुम्हारे पास क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये CRR का रेट बढ़ा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके पास जाए। देखो एरो यहाँ जा रहा है। बट अगर इसके पास ऑलरेडी पैसा कम है तो फिर ये CRR का रेट डाउन कर देगा RBI, ताकि कम जाएगा जरूर मगर कम पैसा जाएगा। समझ में आ गया। तो इससे स्फीतिक अंतराल मतलब स्फीतिक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, इससे अस्फीति वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समझ में आ रही है ना। काफी आसान सा पोर्शन है ये। ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आगे तक बच्चों को परेशान करता है वैसे एक्चुअल लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट नंबर आपका 5 आता है, वैधानिक तरलता अनुपात। देखो CRR में हमने क्या पढ़ा था कि बैंकों को अपनी दैनिक जमाओं का कुछ परसेंटेज किसको देना पड़ता है, RBI के पास देना पड़ता है। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंकों को अपनी दैनिक जमाओं को कुछ परसेंटेज अपने पास तरल संपत्ति के रूप में यानी लिक्विड एसेट की फॉर्म में अपने पास ही रखना पड़ता है। कल को कोई ग्राहक आ जाए, भाई साहब पैसा तो चाहिए ना, तो उसने बोला बैंकों को अपनी जो जमाओं का ना, दैनिक जमाओं का, हर दिन के जमाओं का कुछ परसेंट अपने पास भी तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को, अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास, किसके पास होना है, अपने पास तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यानी अब बैंकों को, प्रत्येक बैंकों को अपनी परिसंपत्ति यानी जो भी उसका परिसंपत्ति है उसका एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास ही रखना पड़ेगा। बट कैसे रखना है, याद रखना, उस परिसंपत्ति को तरल परिसंपत्ति के रूप में, ताकि जिसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सके और तुरंत लोगों का पैसा पे कर सके अगर लोग पैसा लेना आते हैं तो। ठीक है ना। अर्थात SLR से अभिप्राय, SLR मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से अभिप्राय वाणिज्य बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है यानी लिक्विड एसेट से है, जो उन्हें अपनी कुल जमाओं के यानी जो टोटल डिपॉजिट होता है उसके एक न्यूनतम प्रतिशत के रूप में दैनिक आधार पर, कैसे, हर दिन के आधार पर, प्रत्येक दिन के आधार पर अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। देखो दोबारा बता रहा हूं, देखो कितना अच्छा पॉइंट है।
सीआरआर में क्या हुआ था, अपनी दैनिक जमाओं का कुछ प्रतिशत हमने आरबीआई को दिया था। इसमें अपनी दैनिक जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास ही रखना है, और कैसे रखना है, तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना है। तो प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास अपने पास तरल परिसंपत्ति के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सभिप्राय वाणिज्य बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है, जो उन्हें कुल जमाओं के एक न्यूनतम प्रतिशत के रूप में दैनिक आधार पर अपने पास रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें नकद आ सकता है, स्वर्ण यानी गोल्ड आ सकता है, और भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां आ सकती है। भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां मतलब ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें वो जब चाहे तब जाकर के मार्केट में बेच सके, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। क्लियर है? चलो, अब मैंने आरबीआई बनाया, वाणिज्य बैंक बनाया, मैंने इस बार कहीं भी पैसा के देख लिया एरो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया एरो? क्योंकि भाई साहब पैसा लेना देना तो है ही नहीं, अपने पास ही रखना है। क्लियर है? तो अब मान के चलो अर्थव्यवस्था के पास ज्यादा पैसा है या अर्थव्यवस्था के पास कम पैसा, तो क्या करेंगे? अगर अर्थव्यवस्था के पास ज्यादा पैसा है तो ये बोलता है एसएलआर का रेट बढ़ा दो, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात का रेशियो बढ़ा दो। इसका मतलब होता है कि बैंकों को इस पैसे को अब तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ेगा। अपने पास रखेगा जरूर, बट कैसे? तरल परिसंपत्ति के रूप में, ताकि पैसा उसके हाथ से निकल जाए, किसी संपत्ति के रूप में लग जाए। क्लियर है? तो एसएलआर का रेट जो है वो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, ज्यादा कर देंगे। एसएलआर का रेट क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, ज्यादा कर देते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के पास पैसा कम है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के पास क्या है, पैसा कम है, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि पैसा कम है तो एक काम करो, एसएलआर का रेट भी कम कर दो, यानी आपको कम पैसा रखना है तरल परिसंपत्ति के रूप में। इससे अच्छा है कि अपने पास ही क्या नाम है रखो लेने देने के लिए, बट तरल परिसंपत्ति के रूप में मत रखो। क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूँ? बट मैं चेक कर लेता हूँ इस पॉइंट को। फिर भी देखो उसमें लिखा हुआ है एसएलआर में वृद्धि, यानी अगर आप एसएलआर में वृद्धि करते हो तो इससे क्या, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, मुद्रास्फीति वाली कंडीशन नियंत्रित हो जाएगी अगर एसएलआर में वृद्धि करते हो। और एसएलआर में अगर कमी करते हो तो मुद्रा की जो अस्फीति है वो नियंत्रित हो जाएगी बच्चे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को परिसंपत्तियों के रूप में लगा दो, स्वर्ण या सिक्योरिटी में लगा लो। इससे क्या होगा, आपके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, किसके पास? वाणिज्य बैंक के पास। बट अगर आपके पास पैसा कम है तो भाई साहब फिर स्वर्ण वर्ण में मत लगाओ, उसको पैसे की फॉर्म में रहने दो, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसे का सर्कुलेट होना भी क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें करना क्या है, बाद में दोबारा इसको इस वे में भी पढ़ सकता हूं, इसमें एक दो दूसरा वे भी है इसमें पढ़ने का। ज्यादा पैसा है तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या, तरल परिसंपत्ति के रूप में लगा दो। ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या कर दो, तरल परिसंपत्ति के रूप में लगा दो, ताकि पैसा क्या हो जाए, कम हो जाए। ये तो मैंने पहले बढ़ा दिया। बट अगर आपके पास कम पैसा है तो जो ऑलरेडी तरल परिसंपत्ति में पैसा लगा था ना, उसे भी बेच दो, ताकि पैसा आ जाए। यहाँ पे जो तरल परिसंपत्ति में आपने पैसा लगा रखा है, ठीक है, आपने गोल्ड वोल्ड जो खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो जो उनके पास अपनी रखी हुई जो तरल परिसंपत्ति है उसमें क्या कर दो, कमी कर दो। जैसे तरह से तरल परिसंपत्ति में कमी आएगी तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर भी मैं एक बार इसको रीचेक कर लेता हूँ फटाफट जब तक। तो आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका ये, ठीक है, मात्रात्मक का लास्ट पॉइंट। उसके बाद तो 3 छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाते हैं। क्लियर है? देखो, खुले बाजार की क्रियाओं, वैसे ये भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, मैंने आपको और अच्छे वे में समझा दिया। स्फीति का अस्फीति अंतराल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी स्फीति मतलब जब ज्यादा मुद्रा प्रवाह ज्यादा, वो कंट्रोल कैसे करना आपने, और कम हो यानी अस्फीति अंतराल हो तो कैसे कंट्रोल करना है। तो दोनों ही आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है, आपको सीखना भी चाहिए था इस चीज को। अब खुले बाजार की क्रियाओं क्या होती है, तो खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से, किसके, सरकार की ओर से प्रतिभूतियों को खुले बाजार में क्या करना, बेचना तथा खरीदना है। बात को समझो। तो खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूतियों को क्या करना है, खरीदना तथा बेचना है खुले बाजार में। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदना तथा बेचने से है। सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। क्लियर है? तो ऐसे लिख लो ना, खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय
केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से। अब देखो आरबीआई देखेगा कि क्या है अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। अगर अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुद्रास्फीति जो है वो है, तो कैसे कंट्रोल करेगा इस पैसे को खींचने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ना सीधा करेगा यहां से इस बंदे को, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। आरबीआई क्या करेगा, सबसे पहले प्रतिभूतियां बेचेगा। यहां पे क्या करेगा, प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों को बेचना यानी बेचेगा। क्या करेगा, प्रतिभूतियों को बेचेगा। जैसे आरबीआई इसको प्रतिभूतियां बेचेगा तो ये बंदा पैसे देगा ना। अभी बताओ, अगर मैं आपको कोई गुड्स बेचता हूं, मैं आपको सामान बेचता हूं, तो आप मुझे पैसा दोगे ना। तो वही आरबीआई गेम खेल रहा है। आरबीआई करेगा उन सरकारी प्रतिभूतियों को इसको बेच देगा वाणिज्य बैंक को। और वाणिज्य बैंक जैसे प्रतिभूति लेगा तो पैसा कहाँ चले जाएगा, आरबीआई के पास। तो पैसा कम हो गया, ये सॉल्यूशन मिल गया इसका। बात को समझो ना, मैंने क्या वर्ड बोला है, ठीक है ना। आगे उसके अलावा अगर मान लो अर्थव्यवस्था का पैसा कम है तो आरबीआई बोलेगा यार पैसा कम है, पैसा तो बढ़ाना पड़ेगा अर्थव्यवस्था के पास। तो पैसा बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा इस बार, आरबीआई बोलेगा भाई देखो मैं ना तुझसे प्रतिभूति खरीद लेता हूँ। जैसे आरबीआई प्रतिभूति खरीदेगा तो पैसा क्या आएगा इस बार, नीचे आ जाएगा। यानी क्या कर दिया, प्रतिभूतियों को खरीदेगा। ठीक है, एक बार जब नीचे कुछ लिखा होता है ना तो लिखने में दिक्कत होती है, कहीं वो मिट ना जाए, इसलिए मैं जानबूझ के उल्टा लिखने की कोशिश करता हूँ उसमें। तो प्रतिभूतियों को खरीदेगा। मैं देखा होगा बीच में मैंने ज्यादा मुद्रा कम मुद्रा ऊपर लिखा था, इसीलिए ताकि मुझे नीचे लिखने का स्पेस मिल जाए। ऐसे में मिटाने का थोड़ा ड्रामा हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते हैं, अगर अर्थव्यवस्था के पास मुद्रा ज्यादा है यानी मुद्रास्फीति की स्थिति हो रखी है तो क्या करेगा, आरबीआई इस मुद्रा को कम करने के लिए प्रतिभूतियों को बेचेगा। जैसे प्रतिभूतियां ये बंदे खरीद लेगा और ये प्रतिभूति खरीदेगा तो पैसा कहाँ देगा, आरबीआई को। और पैसा कम हो गया इसके पास। अब पैसा यहाँ मान लो ऑलरेडी कम है तो ज्यादा करने के लिए क्या करेगा, ये इस बार प्रतिभूति खरीदेगा। तो आरबीआई अगर खरीदेगा तो इसका मतलब पैसा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो पैसा मिल गया इसको, और पैसा मिल जाएगा तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये भी क्लियर हो जाएगी। तो इन केस ऑफ ज्यादा मुद्रा यानी जब आपके पास ज्यादा मुद्रा है, स्फीति का अंतराल इन्फ्लेशन है, तो प्रतिभूति बेचेगा। और अगर डिफ्लेशन चल रहा है और स्फीति चल रहा है तो प्रतिभूति क्या कर देगा, वो खरीद लेगा ताकि पैसा यहाँ आ जाए। क्लियर है, काफी आसान सा पॉइंट था ये वाला भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुणात्मक उपकरण के। देखो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आपको देखो समझ में आती है मेरी वीडियोस तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ना शेयर किया करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करा करो। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज कर लो। ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त। ठीक है, क्योंकि कमेंट आए थे काफी सारे और टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरे पे। 5 या 10 मिनट का टाइम होता था तो मैं उसमें डिफरेंस डाल देता था बीच में, आपने देखा होगा डिफरेंस की वीडियोस आ रही थी, इसीलिए क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था तो मैं करूँ क्या। अब बड़ी मुश्किल से मैंने आज का दिन निकाला, मैंने कहा जैसा भी हो जाए बट आज सारा कंप्लीट करके ही सोऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं प्लीज आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये चीज ना आपको लाइफ टाइम काम आने वाली। जहां जहां मतलब आपको इकोनॉमिक्स लोगे तो ये चीज तो देखना है ही, आपको पता ही है। ठीक है ना, तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिए आज ही। तो आगे देखिए फटाफट से, शायद बैटरी भी डाउन होने वाली है। ठीक है, इसलिए जितना बन सके फटाफट बनाते हैं। सीमांत आवश्यकता, सीमांत कटौती गुणात्मक उपकरण का भी पॉइंट है। और होप सो शायद मुझे जहां तक लग रहा है मुझे वीडियो रोकनी ही पड़ेगी, क्योंकि शायद यहाँ पे ना आ चुका है कि बैटरी डाउन हो गई है। और अच्छा खासा सिर्फ 2 पॉइंट और रह गए थे, बस 2 पॉइंट और रह गए थे, इसके बाद खत्म हो जाता। वरना सीमांत आवश्यकता कोशिश करते हैं दोबारा एक बार और जरूर बताएगा वो बैटरी डाउन होने का। ठीक है ना, तो अगर जब वो बताता है उससे पहले पहले बन जाता तो बल्ले बल्ले, वरना फिर बंद करना पड़ सकता है। सीमांत आवश्यकता, सीमांत कटौती गुणात्मक उपकरण का पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कौन से उपकरण में आप फॉलो कर रहे हो। कई बार होता है कि पेपर में 3 उसके दे देगा, 1 इसका दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा मात्रात्मक नहीं है। तो बेटा इसके नाम पता होंगे तभी तो पता चलेगा ना मात्रात्मक कौन है गुणात्मक कौन है। तो प्लीज याद रखना पहले वाले सारे मात्रात्मक थे और ये कौन सा गुणात्मक है। क्लियर है, तो सीमांत कटौती होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ पहले। सपोज करो आप बैंक के पास लोन लेने गए। ठीक है ना, आप बैंक के पास लोन लेने गए और आपने अपने पास आपके पास एक कार रखी थी 5 लाख रुपए की। ये 5 लाख रुपए की कार है आपके पास, जो कि आपने 2 साल पहले खरीदी थी। कितने,
2 years बैक, यानी 2 साल पहले खरीदी थी आपने, ठीक है ना। तो 2 साल पहले 5 लाख की कार खरीदी और आप बैंक के पास आज ना वो लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो बैंक क्या बोलेगा, भाई देख पहली बात तो ना ये 5 लाख की कार 2 साल पहले थी, आज इसकी जो वैल्यू है ना, करंट वैल्यू, डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन लग गया होगा ना, इसकी वैल्यू थोड़ा टूट फूट गया होगा कार वार, तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू आज की मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आज इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। कितनी बच्चे, 3 लाख रुपए है। हमने 5 लाख की कार खरीदी थी, मगर प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो इसकी कीमत है वो कितनी है बच्चे, 3 लाख रुपए है। तो पहले बैंक आपकी पहले तो क्या निकालेगा, करंट वैल्यू जरूर निकालेगा। ऐसे नहीं आपको आपने आज से 50 साल 5 या 10 साल पहले एक कार खरीदी थी तो उसके हिसाब थोड़ा ना लोन दे देगा, उसकी पहले करंट वैल्यू निकालेगा, ठीक है ना। वरना क्योंकि आपकी जो ये चीजें होती है ना बेटा, इनकी वैल्यू गिरती चली जाती है, ठीक है ना। अब बैंक बोलेगा भैया आपने बोला बैंक से मुझे 3 लाख का लोन दे दे, चल कोई बात नहीं तू 3 लाख का लोन दे, बेटा बैंक 3 लाख का लोन नहीं देगा आपको, बैंक इससे थोड़ा कम देगा बेटा। क्या देगा, कम देगा। जैसे सपोज करो 250 दे दिया या 270 दे दिया, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है वहां पे, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन इसी के ऊपर बात कर रहा है कि आपने कितना गिरवी रखा और बैंक ने उसके बदले में कितना लोन दिया। मान लो बैंक ने आपको लोन दिया 2,70,000 रुपए का, तो बैंक ने कितने कट कर दिया आपके, बैंक ने कट कर दिया आपके 30,000 रुपए, है ना। इसी को क्या बोला आपने, सीमांत कटौती, यानी बैंक ने जो पोर्शन काट दिया उसी को क्या बोला, सीमांत कटौती। अगर बैंक आपको मान लो 3 लाख पे अगर 2,90 का दे देता, 2,90,000 रुपए का लोन दे देता, तो कितना काटा बैंक ने, 10,000, तो वही सीमांत कटौती, सीमांत आवश्यकता हो जाती। क्लियर हो गया, फॉर्मेट समझ में आ गया। तो वही लिखा है, सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण, यानी बैंक ने जो ऋण दिया, बैंक ने कितना ऋण दिया आपको, 270, क्लियर है। तथा ऋण के लिए, इस ऋण के लिए प्रदान की गई, ऋण के लिए प्रदान की गई जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य, यानी ऋण के लिए आपने कौन सी वस्तु जमानत करी, 5 लाख वाली कार, पर उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए, उसके अंतर से है। बिल्कुल बेसिक सा था। यानी सीमांत आवश्यकता क्या है, सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण और उस ऋण के लिए जमानत के रूप में रखी गई वस्तु का वर्तमान मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत कटौती कहते हैं। क्लियर हो गया। एक और डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, सेम कॉपी डेफिनेशन है, सीमांत कटौती से अभिप्राय, ठीक है, अर्थात सीमांत कटौती से अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमा पर दिए गए ऋण, यानी आपने कोई वस्तु जमा करी है, उसके वस्तु के बदले में दिया गया, बैंक ने जो ऋण दिया वो ये, और उसका वर्तमान मूल्य, ठीक है, के अंतर से है, उस वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से। तो वर्तमान मूल्य और ऋण के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा आराम से। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है कम है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है, यानी आपके इधर उधर जो है अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो बैंक क्या बोलेगा, बेटा पैसा ज्यादा है ना, तो हम कटौती भी ज्यादा करेंगे। तो सीमांत कटौती क्या कर देगा वो, सीमांत कटौती जो होगी ना, ये सीमांत आवश्यकता लिख लो, क्या कर देगा बेटा, ज्यादा करेगा। बट अगर आपके पास पैसा कम है तो सीमांत कटौती भी क्या करेगा बेटा, कम करेगा। क्यों, देखो ना, मान के चलो ये कहां गया, ये ना, ठीक है ना, यानी बात को देखो ना, अगर अर्थव्यवस्था के पास पैसा ज्यादा है, अर्थव्यवस्था के पास पैसा ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो 3 लाख के लोन के बदले, 3 लाख के लोन के बदले आपको कितना दे देगा, 2.5 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए उसने कट कर दिए। कितने कट कर दिए इसने, 50,000 कट कर दिए। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, तो वैसे इसलिए वो ज्यादा पैसा वहां ना जाए, इसलिए आप उसको कम पैसा दोगे और ज्यादा कट कर दोगे। बट अगर अर्थव्यवस्था में पैसा कम है, ऑलरेडी गरीब हालत में चल रही है अर्थव्यवस्था, तो उस केस में आप बोलोगे यार 3 लाख की था ना सिक्योरिटी, तो एक काम करो, तो 280 ले जा, ले छोड़, मैं सिर्फ 20,000 ही कट करूंगा। क्या करूंगा, 20,000 ही कट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तेरे पास पैसा कम है, तो पैसे काट के क्या फायदा है तेरा। बात समझ में आ गया। इस तरह से डील किया जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था पैसा ज्यादा है तो हम सीमांत कटौती यानी सीमांत आवश्यकता भी ज्यादा काट देंगे हम, ठीक है, हम उसको कम पैसा देंगे अर्थव्यवस्था वाले को, ठीक है ना। बट अगर अर्थव्यवस्था के पास पैसा क्या है, कम है, तो फिर हम सीमांत आवश्यकता भी कम कट करेंगे। मतलब तो ले जा यार, तुझा पैसा ले जा। क्लियर हो गया। तो सीधी सीधी डेफिनेशन थी इसकी कि आपने जो भी बैंक से ऋण लिया वो, और उस ऋण को लेने के लिए जो भी आपने वस्तु गिरवी रखी है, उसका वर्तमान मूल्य के अंतर को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, गुणात्मक उपकरण में मैंने एक उपकरण आपको करवा दिया था और मैंने कहा था बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मुझे वीडियो रोकी थी मैंने। मैं आपको वीडियो मर्ज करके दे रहा हूँ, देखो आपको बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो मिल रही होगी। क्लियर है।
बट अब मैं इसका पार्ट बना रहा हूँ, और वो वीडियो रुकी थी कल, मतलब लगा लो एक दिन पहले रात को मैंने आपको बताया था। उस दिन बैटरी डाउन के कारण मुझे रोकना पड़ गया था, बैटरी कम थी। और अभी लगा लो उसको बनाने के चक्कर में इतना पोर्शन करने के लिए ना मुझे पूरा एक दिन का टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला, और अब जाकर के दोबारा से अगले दिन रात को लगा लो ये टाइम मिला आपके लिए, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बैटरी की वजह से था, थोड़ा सा पोर्शन रुक गया था आपका। इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर जो आपकी जो क्वेरी थी कि ये CRR SLR ये सीमांत आवश्यकता, क्रेडिट राशनिंग, यानी ये जो हमारा साख की राशनिंग है, ये सब चीजें क्या होती है, हमारा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट जो हमारा साख की राशनिंग है। साख की राशनिंग का मतलब क्या होता है, यानी क्रेडिट राशनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें साख की राशनिंग सभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए। बेटा साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, मैं मार्कर ले लेता हूं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का क्या निर्धारित करना, कोटा निर्धारित करना होता है। इसमें देखो, तो साख की राशनिंग अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक यानी बहुत जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है जो आपका, उसके लिए साख की मात्रा का क्या करना, कोटा निर्धारित करना। कोटा मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी मात्रात्मक एक तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो आप कि इतनी मात्रा से ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, या इतनी मात्रा तक ही आपको पैसा मिलेगा। जब भी कोटा वर्ड यूज होता है तो बेटा याद रखा करो, जैसे राशन की दुकान होती है तो वहां पे राशन का कोटा रखा जाता है। क्लियर है? और वो राशन उस एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए होता है। देखो एक एरिया में एक राशन की दुकान होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं अपने एरिया की बात करूं तो मेरे यहाँ पे 3-4 दुकानें राशन की है, बट वो एक ही एरिया के लिए नहीं है। ये वाले जो पहली राशन दुकान है वो हमारे एरिया को कवर करता है, दूसरी राशन दुकान पीछे बैक साइड वाले एरिया को कवर करता है उधर के, यानी हर अलग अलग टाइप की राशन दुकान है। और आज के टाइम पे तो देखो वैसे अगर अपडेट के हिसाब से देखो तो किसी भी राशन दुकान से आप राशन ले सकते हो, ये तो पक्का है ना, ये तो पता है ना आप सबको, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होता है कि उस एरिया को देखते हुए, उसकी जरूरत को देखते हुए ना कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी एक जगह पे फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी ही क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो या यूज कर सकते हो। क्लियर है? इतनी क्वांटिटी का आप यूज कर सकते हो, उसे कहते हैं कोटा। क्लियर हो गया? तो साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए आप साख की मात्रा का क्या कर रहे हो, कोटा निर्धारित कर रहे हो, यानी एक तरह से उसके अमाउंट को फिक्स कर रहे हो कि इतना ही आप यूज कर सकते हो या फिर इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यहां तक आगे इसने बोला अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन है, या फिर मुद्रा कम है यानी डिफ्लेशन है, तो अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा होता है तो उस केस में साख की राशनिंग का क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है, समावेश किया जाता है, या भरण बोल दो, तीनों एक ही बात है। तो साख की राशनिंग का इंट्रोडक्शन होगा, इससे क्या होगा ना, एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। क्या लग जाएगी? प्रतिबंध लग जाएगा। प्रतिबंध लग जाता है, प्रतिबंध लगने के कारण आपको पैसा मिलेगा नहीं, और पैसा नहीं मिलेगा तो अपने आप ही जो अर्थव्यवस्था में पैसा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। दोबारा से देखो ध्यान से इस पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा अटपटा सा है। पहले क्या बोला मैंने, साख के राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए क्या करना, साख की मात्रा का क्या करना, निर्धारण करना, यानी साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना। क्लियर हो गया? फिर मैंने कहा अगर मान लो अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा है तो ये क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था से पैसा लेकर के ना उस जगह, उस जो आपका रिजर्व होगा ना, वो एक जो आपका भंडार होगा ना वहां भर देंगे, यहां से पैसा निकालेंगे वहां भर देंगे। यानी क्या करेंगे हम, समावेश करेंगे, भरण करेंगे, या प्रवेश बोल दो, यानी अर्थव्यवस्था पैसा निकाल करके उस जगह भर दिया जाएगा और लोगों को नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? यानी हम क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे कि अब तुम्हें इतने से ज्यादा पैसा मिलेगा ही नहीं। तो जब हम एक बार प्रतिबंध लगा देंगे ना तो लोगों को ज्यादा पैसा मिलने से रहा, और जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलने से रहा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मुद्रा ज्यादा थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो इन्फ्लेशन था यानी स्फीतिक अंतराल था वो कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को देखो, अगर मैं आपको राशन के हिसाब से समझाऊं तो इसका मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों के पास बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, भाई साहब बहुत पैसा है, बहुत अनाज पड़ा है लोगों के पास, तो फिर गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, गवर्नमेंट को अनाज नहीं देगी। अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गवर्नमेंट बोलेगी, पहले एक बंदे पे 7 किलो मिलता था ना, अब एक बंदे पे सिर्फ 1 किलो मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था में अनाज है वो कम हो जाएगा, अनाज की फॉर्म में समझ लो, बात समझ आ गया ना। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा रही है उस मात्रा पे कि आपको कम मात्रा मिलेगी। अब क्लियर है? मगर अगर अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट को लगता है, यानी गवर्नमेंट मतलब आरबीआई की बात कर रहा हूँ, अगर उसको लगता है कि मुद्रा कम है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उस जो प्रतिबंध था ना उसको हटा देगी, उस मात्रा को हटा देगी, यानी साख की राशनिंग को हटा देगी,
उस जो कोटा था ना उसको थोड़ा क्या कर देगी, हटा देगी, और उस कोटा को या फिर लिमिट बढ़ा देगी। क्या कर देगी, लिमिट बढ़ा देगी, एक तरह से क्या बोलूँ तो क्षरण कर देगी और वापसी कर देगी। यानी उस भंडार में से जहां वो रिजर्व मेंटेन है ना, वहां से पैसा निकाल करके अर्थव्यवस्था में लाना स्टार्ट कर देगी। इसको कहते हैं क्षरण, लीकेज, यानी क्षरण कर रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं, यानी वहां से पैसा लीक करके अर्थव्यवस्था में लेके आएंगे इस वाले में, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा कम है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव क्या होता है? नैतिक प्रभाव से अभिप्राय यह है कि कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर, व्यापारिक मतलब वाणिज्यिक बैंकों पर, ठीक है ना, नैतिक प्रभाव डालकर, क्या डालकर, नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए क्या करता है, सहमत कर देता है। वो बोलता है देखो भाई अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा हो रही है या अर्थव्यवस्था में मुद्रा कम हो रही है, तो जो मैं नीति बना रहा हूं उस नीति का पालन करें। जो मैं मतलब आरबीआई, जो आरबीआई नीति बना रही है उस नीति का पालन किया जाए। तो वही हो रहा है यहाँ पे। नैतिक प्रभाव से अभिप्राय कभी कभी केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डाल करके ये बोलता है कि साख नियंत्रण के लिए, यानी मुद्रा के नियंत्रण के लिए जो नीति मैंने बनाई है उस नीति के अनुसार काम करो, वरना बेटा पिटोगे। क्लियर है? मजाक नहीं है, सच में पिटोगे, पेनल्टी फाइन वाइन लगा देता है वो, ठीक है ना, इसलिए अपनाना पड़ता है। यानी अगर मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ज्यादा, आप ये भी लिख सकते हो, ऑब्लिक करके यहीं पे लिख लो, और मुद्रा ज्यादा है यानी मुद्रास्फीति का केस है, तो क्या करेगा ये बैंकों को बोलेगा कि जो तुम ऋण दे रहे हो ना उसको सीमित करो, यानी लोगों को पैसा कम दो, ठीक है, या फिर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा लो। क्या लगा दो? रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए क्या देगा, क्या कर दो, रिस्ट्रिक्शन लगाओ। क्या लगाओ? रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, ठीक है। सेलेक्टिव पॉलिसी अपनाओ, यानी कुछ ही मतलब कुछ ही ऐसे कंडीशन डाल दो कि अगर ये सब पूरी करोगे तो ही थोड़ा बहुत ऋण मिलेगा, तो ही आपको ऋण मिलेगा। यानी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाओ। क्या लगाओ? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाओ। बट अगर आपको लगता है कि अपस्फीति चल रहा है, अपस्फीति मतलब मुद्रा कम है, तो एक काम करो बेटा, लिबरल हो जाओ। लिबरल मतलब उदार हो जाओ। अरे यार दे दो, ऋण दे दो यार, ज्यादा घिचपिच मत करो, दे दो, वैसे पैसा कम है, दे दो उनको, दे दो, ठीक है। तो आरबीआई बोलेगा दे दो, अर्थव्यवस्था में पैसा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अस्फीति है तो उदार वाला, उदारता फैलाओ। बट अगर मुद्रास्फीति है तो नहीं भाई, टाइटनेस लेकर आओ, यानी सीमित करो चीजों को। क्लियर है? और ये पॉइंट वैसे मैंने आगे लिखवाया नहीं था, अगर आपको याद हो मैंने गुणात्मक में 3 बताए थे, तीनों मैंने करवा दिए, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा एक पॉइंट आपके लिए लिख लिया है, ठीक है ना। अगर आपका मन हो तो बेटा से पढ़ सकते हो, वैसे आसान सा पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत वे बैंक जो केंद्रीय बैंक के साख नीति का पालन नहीं करते, यानी वे बैंक जो केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई नीति, जो जितनी भी नीति है उनका पालन नहीं करते हैं, जो भी नीतियां बनाता रहता है ना, इसके अलावा भी तो और नीतियां होती होगी, तो अगर उन नीतियों का पालन नहीं करते, ठीक है, तो उन पर केंद्रीय बैंक को क्या करनी पड़ती है? प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी पड़ती है। बात को समझो ना। केंद्रीय बैंक कोई भी नीति बनाए, चाहे ये वाली हो, कोई सी भी हो, तो उसमें बोला गया है इसके अंतर्गत वे बैंक जो केंद्रीय बैंक की साख नीति का पालन नहीं करते, उन बैंकों पर केंद्रीय बैंक को प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी पड़ती है। और सच में होती है कार्रवाई। क्या होती है? कार्रवाई होती है। डन। तो देखो मैंने आपके कहने पर ये वीडियो बना दी है, और मैंने इसको थोड़ा ज्यादा ही समझाया। मुझे जहां तक ध्यान है ना, आपने कमेंट में शायद ये लिखा था कि आपको उनकी डेफिनेशन चाहिए, आपको खाली समझना था, बट मैंने आपको डीप में समझा दी कि इससे स्फीति अंतराल और अस्फीति अंतराल को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन, ठीक है, वो कंडीशन हो सकती है जहां पे मुद्रा आपकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है, और दूसरा केस क्या था जहां पे आपको मुद्रा में जो अर्थव्यवस्था मुद्रा कम है। वो दोनों केसेस मैंने आपको समझा लिया, डायग्राम भी बना लिया यार, ठीक है। अब तो एक कम से कम, ठीक है, लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो इन वीडियोस को, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो शेयर होगी ना, तो फिर मैं मोटिवेट हूँगा किसी दूसरे, जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट को उठाऊंगा तो उसके भी वीडियोस में बनाऊंगा आपके लिए पहले। बट चलो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से खत्म करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मिलेंगे कहीं और किसी और फिर सब्जेक्ट को उठाएंगे जब एक बार इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।